Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the factors determining the size of the market. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने मार्केट के क्लासिफिकेशन को स्टडी किया था, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी पर्टिकुलर मार्केट को के साइज को डिटरमाइन करने के लिए किन किन फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल माना गया है। तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स दिए गए हैं। The first one is the nature of demand. This is the very first factor, that is nature of demand. मार्केट का साइज डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर मार्केट की डिमांड पर। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के रेफरेंस में डिमांड ज़्यादा है तो उस रेफरेंस में मार्केट का साइज भी लार्जर होगा, और जहां जिस मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी वहां कंपैरेटिवली मार्केट का साइज भी स्मॉल होगा। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ डिमांड पर। अगर कंज्यूमर्स के द्वारा रिक्वायर्ड कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा है तो मार्केट कंपैरेटिवली लार्ज होगा। क्लियर। सेकेंड वन इज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कमोडिटी। मार्केट साइज कमोडिटी की ड्यूरेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। जैसा ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो नॉन ड्यूरेबल कमोडिटीज होती हैं और दूसरी होती है ड्यूरेबल कमोडिटीज। नॉन ड्यूरेबल का मतलब होता है जिनकी जो लाइफ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, दे एग्जिस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उन्हें तो हम नॉन ड्यूरेबल कमोडिटीज का नाम देते हैं या फिर पेरिसेबल कमोडिटीज भी हम इन्हें कहते हैं। और दूसरी होती है ड्यूरेबल, जिनकी लाइफ लॉन्ग होती है, जिनको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक यूज किया जा सकता है। अगर हम शॉर्ट लाइफ की कमोडिटीज की बात करेंगे तो इसके केस में मार्केट कंपैरेटिवली शॉर्ट होता है क्योंकि इनका टाइम पीरियड शॉर्ट होता है, जबकि जो लॉन्ग पीरियड कमोडिटीज होती हैं, जो ड्यूरेबल कमोडिटीज होती हैं, उनका जो मार्केट होता है वो लार्ज होता है क्योंकि इन कमोडिटीज को लार्ज पीरियड ऑफ टाइम तक कंज्यूम किया जा सकता है। क्लियर। थर्ड वन इज द पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब जो कमोडिटीज है उन वो कितनी ज़्यादा पोर्टेबल है, कैरी करना उनको कितना ज़्यादा ईजी रहता है। अगर पोर्टेबिलिटी हाई है तो मार्केट लार्ज लेवल पर होगा, और अगर पोर्टेबिलिटी कम है तो मार्केट भी स्मॉल लेवल तक रह जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द सुटेबल सैम्पलिंग एंड ग्रेडिंग। अगर मार्केट को सुटेबल वे में, अगर आपको मार्केट से सुटेबल वे में सैम्पलिंग और ग्रेडिंग फॉलो हो जाती है, यानी कि मार्केट को आप प्रॉपर वे में सैम्पलिंग और ग्रेडिंग के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो उस केस में मार्केट का साइज भी लार्ज होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मार्केट का साइज भी स्मॉल होगा। नेक्स्ट वन इज द एडिक्वेट सप्लाई। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर मार्केट में प्रोड्यूस करने वाली फर्म्स की क्वांटिटी एडिक्वेट वे में है, यानी कि एनफ क्वांटिटी में सप्लाई करने वाली फर्म्स अवेलेबल है, तो उसकी सप्लाई भी एडिक्वेट होगी, और सप्लाई एडिक्वेट होगी तो उस केस में मार्केट का साइज भी लार्ज होता चला जाएगा। लेकिन अगर प्रोड्यूस करने वाली नंबर ऑफ फर्म्स कम होंगी तो उस केस में उसकी सप्लाई भी एडिक्वेट नहीं होगी और मार्केट भी इस पर्टिकुलर लेवल पर नहीं होगा, यानी कि स्मॉल मार्केट की अवेलेबिलिटी रहेगी। ओके। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अगर किसी कमोडिटी के रेफरेंस में उसके नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली उसका मार्केट साइज भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा होगी, इसी वजह से उसके नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स भी ज़्यादा अवेलेबल होंगे, और ज़्यादा अवेलेबल होंगे इसका मतलब उस पर्टिकुलर साइज मार्केट का साइज भी लार्जर होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स कम है तो उस केस में मार्केट का साइज कंपैरेटिवली उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ज़्यादा होने के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर किसी पर्टिकुलर मार्केट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन से रिलेटेड बेटर, चीपर एंड क्विक मीन्स अवेलेबल हैं तो ऑब्वियसली उस मार्केट का साइज लगातार एक्सटेंड होता चला जाएगा, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर मार्केट के एक्सटेंड होने के पीछे ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। जिस पर्टिकुलर मार्केट में ये फैसिलिटीज इजी वे में अवेलेबल होती हैं, चीपर वे में अवेलेबल होती हैं, वहां मार्केट के एक्सटेंड होने के चांसेस लगातार बढ़ते चले जाते हैं और मार्केट उस पर्टिकुलर बेसिस पर लार्ज होता चला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज दैट इज द एफिशिएंट बैंकिंग, मनी एंड क्रेडिट फैसिलिटीज। ये भी किसी पर्टिकुलर मार्केट के एक्सपेंड होने के लिए जरूरी कंडीशंस होती हैं। प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, प्रॉपर मनी फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल है,
तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फर्म्स अपने बिजनेस को उस पर्टिकुलर मार्केट में ऑपरेट करना चाहेंगी जहां ये सारी फैसिलिटीज प्रॉपर्ली अवेलेबल हैं। क्योंकि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी होती है, अमाउंट की। और अगर वही अमाउंट क्रेडिट बेसिस पर अवेलेबल है तो उस पर्टिकुलर मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स ऑपरेट करने की पोजीशन में होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो मार्केट है उसका साइज भी लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा। और जहां ये सब फैसिलिटीज नहीं होंगी वहां ऑटोमेटिकली मार्केट का साइज कम होता चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वन इज द पीस एंड सिक्योरिटी इन कंट्री। इन द प्रेजेंट सिनेरियो लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स उस पर्टिकुलर प्लेस में या कंट्री में ऑपरेट करना चाहती हैं जहां उसे पीस और सिक्योरिटी की गारंटी मिले, जहां बिल्कुल शांति हो, प्रॉपर्ली जो पॉपुलेशन है, जो वहां के लोग हैं वो अपने अपने वर्क में बिजी हैं, उन्हें किसी भी टाइप के झगड़े से मतलब ही नहीं है, और इसके साथ साथ वो कंट्री उन कंपनीज को प्रॉपर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसे प्लेसेस पर, ऐसी कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा फर्म्स अपने बिजनेस को ओपन करना चाहती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उसका मार्केट उतना ही बढ़ता चला जाएगा, उसके मार्केट का साइज उतना ही एक्सटेंड होता चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी मार्केट के साइज को डिटरमाइन करने के लिए। और सबसे लास्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं जो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को या तो एनकरेज कर सकता है या फिर डिस्करेज कर सकता है। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज इंडस्ट्रीज के फेवर में है तो लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स अपने बिजनेस को उस इंडस्ट्री में रन करना चाहेंगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहेंगी, जिसके बेसिस पर मार्केट का साइज भी लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन अगर यही कंडीशंस बिजनेस के फेवर में नहीं है, अगेंस्ट में है, तो क्या होगा, इसका अपोजिट इंपैक्ट होगा और मार्केट का साइज लगातार कम होता चला जाएगा, डिस इन्वेस्टमेंट की तरफ ये मूव करता चला जाएगा। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हम किसी भी पर्टिकुलर मार्केट के साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज द मार्केट मैकेनिज्म। क्योंकि हम यहाँ मार्केट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो यहाँ ये डिस्कस करना जरूरी है, मार्केट में जो कमोडिटीज अवेलेबल हैं उनके प्राइस को डिसाइड करने के लिए किस मैकेनिज्म को फोकस किया जाता है। बिकॉज देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ बोथ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। बायर्स क्या चाहेंगे, बायर्स गुड्स को कम से कम प्राइस पर परचेज करना चाहेंगे, ठीक है, लेकिन जो सेलर्स हैं मार्केट में वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहेंगे। क्या होता है, इनके बीच में एक बार्गेनिंग होती है और इस बार्गेनिंग के बेसिस पर एक पर्टिकुलर प्राइस ऐसा डिसाइड होता है जिस पर बायर और सेलर दोनों एग्री होते हैं और उसी प्राइस को मार्केट में फॉलो किया जाता है और जितने भी बायर्स हैं, जितने भी सेलर्स हैं, वो उसी पर्टिकुलर प्राइस पर डीलिंग को फॉलो कर रहे होते हैं। इट मींस द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द मार्केट इज ऑब्टेन्ड बाय द सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस। तो मार्केट में दो तरह के फोर्सेस वर्कआउट करते हैं। पहले फोर्स को हम बोलते हैं सप्लाई फोर्स, जो क्रिएट होता है कहां से, द सप्लाई इज फ्रॉम द सेलर्स साइड, फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स साइड, एंड द डिमांड इज फ्रॉम द बायर्स साइड और कंज्यूमर्स साइड। द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसा मैंने डिस्कस किया था कि बायर्स हमेशा कम से कम प्राइस पर परचेस करना चाहेंगे, यानी कि कम प्राइस होगा तो वो ज्यादा क्वांटिटीज की डिमांड करेंगे, ज्यादा प्राइस होगा तो वो कम क्वांटिटीज की डिमांड करेंगे। और अगर मैं सप्लाई की बात करूं तो जो सेलर्स है वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस पर ज्यादा सप्लाई करना चाहेंगे और कम प्राइस पर कम सप्लाई करना चाहेंगे। तो इन दोनों का अगर मैं बिहेवियर स्टडी करूं तो दोनों अपोजिट वे में बिहेव करते हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है और इस अपोजिट डायरेक्शन की वजह से दोनों में क्या होता है, बार्गेनिंग होती है और बार्गेनिंग होने के बाद ये एक पर्टिकुलर डील तक पहुंचते हैं और उस डील के बेसिस पर ये प्राइस को डिसाइड करते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइसेस आर डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट में इक्विलिब्रियम पॉइंट को उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिटरमाइन किया जाता है जहां मार्केट में डिमांड फोर्सेस और सप्लाई फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर दोनों की वैल्यूज इक्वल होती हैं और उसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट का नाम देते हैं और उसके बेसिस पर हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस को डिसाइड कर लेते हैं। मार्केट में जितने नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होंगे उतने ही प्राइजेस भी अवेलेबल होंगे, दैट इज वेरी श्योर, क्योंकि हर एक गुड के डिफरेंस में एक अलग प्राइस होगा। तो इस तरह से अगर मार्केट में डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है तो हर गुड्स एंड सर्विसेज के रेफरेंस में डिफरेंट प्राइजेस अवेलेबल होंगे और अगर हम इन सारे प्राइजेस को एक साथ एक सेट बनाएं इनका, तो हम इस पर्टिकुलर सेट ऑफ प्राइजेस को
प्राइस मैकेनिज्म या फिर मार्केट मैकेनिज्म का नाम देते हैं। अब ये बात आती है कि मार्केट मैकेनिज्म के बेसिस पर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। तो इसके लिए हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को स्टडी करेंगे, दैट इज गिवन हियर इन द ग्राफ। इन दिस ग्राफ मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों को इंक्लूड किया है, और वाई एक्सिस पर मैंने प्राइस को इंक्लूड किया है। ओके, यहां आपको दो कर्व दिखाई दे रहे हैं। द फर्स्ट वन इज द डिमांड कर्व, जिसको मैंने डी से रिप्रेजेंट किया है। दिस इज द डिमांड कर्व, जिसे मैंने डी से रिप्रेजेंट किया है। एंड दिस इज द सप्लाई कर्व, जिसे मैंने एस से रिप्रेजेंट किया है। डिमांड कर्व, इसका स्लोप कैसा है? डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि यहां प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन होता है। बायर्स क्या चाहेंगे? कम प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी परचेस करना चाहेंगे और ज्यादा प्राइस पर कम क्वांटिटी परचेस करना चाहेंगे। यह है सप्लाई कर्व। दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर्स, क्योंकि सेलर्स क्या चाहेंगे? ज्यादा प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहेंगे और कम प्राइस पर कम क्वांटिटी सेल करना चाहेंगे। इसी वजह से इसका कर्व कैसा होता है? अपवर्ड, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है। किसमें? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाइड में। तो दिस इज द एसएस कर्व एंड दिस इज द डिमांड कर्व डीडी। दोनों कर्व एक दूसरे को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हैं, यानी जितनी क्वांटिटी डिमांडेड है उतनी ही क्वांटिटी सप्लाइड है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आपको प्राइस दिखाई दे रहा है, दिस इज द प्राइस ओपी। इस प्राइस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और इसके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी हमने डिटरमाइन करी ओक्यू, दिस इज नोन एज द क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सप्लाइड और डिमांडेड दोनों ही क्वांटिटी इक्वल होती हैं, इसी वजह से इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट का नाम देते हैं। अब एक केस लेके चलिए, जब प्राइस आपके OP1 है, तो इस OP1 प्राइस पर क्या होगा? मार्केट में प्राइस ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा होगी और कंज्यूमर्स की तरफ से डिमांड क्या होगी? कम होगी। तो यहां केस बनता है एक्सेस सप्लाई का, क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज्यादा है तो एक प्रेशर पड़ता है। डिमांड है कम, सप्लाई है ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली एक प्रेशर होगा और उसकी वजह से क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करने के लिए प्राइजेस को कम करना पड़ेगा, यानी कि बार्गेनिंग होगी मार्केट के अंदर, और उस बार्गेनिंग के बेसिस पर प्राइजेस लगातार कम होंगे और तब तक कम होते रहेंगे जब तक कि दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं हो जाती है। और इस ई पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होने के बाद इसी प्राइस को फोकस किया जाएगा। क्लियर? एक केस और लेके चलते हैं। जब प्राइस OP2 है, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस से कम प्राइस है, तो इस प्राइस में आप क्या देख रहे हैं? देयर इज अ केस ऑफ एक्सेस डिमांड, क्योंकि प्राइस कम है तो सप्लाई मार्केट में कम होगी और डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। तो दिस इज द डिफरेंस जो आपको दिखाई दे रहा है यहां डिफरेंस, इसे हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। और इस एक्सेस डिमांड का इफेक्ट क्या होगा? इसकी वजह से प्राइजेस क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, और प्राइजेस इंक्रीज होंगे कहां तक पहुंचेंगे? जब तक दोनों वैल्यू इक्वल नहीं हो जाएंगी तब तक ये प्राइस लगातार इंक्रीज होते रहेंगे और ई पॉइंट पर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, और तब इसी प्राइस पर सेलर्स और बायर्स डील करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इस पॉइंट ई को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। इसका मतलब ई इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड ओक्यू इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड ऑब्लिक सप्लाइड। So this is how we can decide the price in a market in reference of different commodities. Okay, thank you.